थ्योरी की ओर। इस थ्योरी का नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इंपॉर्टेंट है ये भी। थॉर्नडाइक का सिद्धांत तो आपने पढ़ लिया। पिछले क्लास की बातें अगर आपको याद होगी तो मैंने कहा था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थॉर्नडाइक के ही एक सिद्धांत से निकलकर आती है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी मतलब इसको हम कह सकते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत का अगर आपसे सवाल किया जाए कि इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, मतलब ये आइडिया कहाँ से आता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी एक नई थ्योरी के रूप में उत्पन्न होती है, तो कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट आता है प्राइमरी लॉ ऑफ थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने जो प्राइमरी लॉ दिया था उससे इसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अब थॉर्नडाइक ने प्राइमरी लॉ कौन सा दिया था? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव के नियम। ये जो लॉ ऑफ इफेक्ट है इसी से इसका व्यवस्था यानी कि एक तरह से पूरा सेटअप समझ के आता है या बाहर निकल पाता है। लॉ ऑफ इफेक्ट पर ये चीज आधारित है, प्राइमरी लॉ इसे कहा जाता है। प्रभाव के नियम से ही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी निकल के आती है। अब एक सवाल और उत्पन्न होता है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को दिया किसने? तो इनका नाम था B.F. स्किनर। यही स्किनर के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं कि B.F. स्किनर ने ही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को प्रस्तुत किया था। और थ्योरी बहुत ही मजेदार है। मजेदार ये है कि अपने पूरे के पूरे सिद्धांत में इन्होंने क्या किया? बच्चों को रीइंफोर्समेंट की बात बताई। रीइंफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन, यानी बच्चों को जो एक बल प्रदान करे। बल प्रदान करने से मतलब ये है कि उनके अंदर उत्सुकता या इच्छा को जाहिर कर सके, जगा सके। कुछ ऐसा काम आप कीजिए जो बच्चों के अंदर प्रेरणा भर दे, मोटिवेशन को क्रिएट करे, कुछ ऐसा काम करे, यही अनुबंधन का काम करेगा। जब थॉर्नडाइक पढ़ा रहे थे तो ये भी बताए थे कि अनुबंधन शब्द को सबसे पहली बार थॉर्नडाइक ने ही प्रोड्यूस किया था। बाद में ये कई सिद्धांतों में कंडीशनिंग वर्ड देखने सुनने को मिलने लगा। तो हम अभी बात किसके सिद्धांत की कर रहे हैं? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। किसने दिया? B.F. स्किनर ने दिया। अब B.F. स्किनर का जो एक्सपेरिमेंट है वो किस चीज पर था? इनका जो एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट रहा वो 3 चीजों पर रहा: चूहा, कबूतर और मुर्गी। तीनों पर इन्होंने परीक्षण किया था, लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस रहा वो कबूतर वाला सिद्धांत इनका फेमस रहा था। चूहा, कबूतर और मुर्गी तीनों की बात कर रहे हैं इसमें, ये वाला सिद्धांत इनका ज्यादा फेमस रहा। अब और आगे बढ़ते हैं बस। यहां तक तो बात समझ में आ गई, चीजें क्लियर भी हो गई। लेकिन अगर इन बारीकियों को हमें समझना और जानना है तो हमें क्या करना होगा? इसके एक्सपेरिमेंट को समझने का प्रयास करना है। तो आते हैं एक्सपेरिमेंट पे। जो सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट रहा उसी पर बात करेंगे। जो एक्सपेरिमेंट इनका इंपॉर्टेंट था वो क्या था? पिजन, कबूतर पर था। और यही कबूतर वाला सिद्धांत की वजह से ये काफी मशहूर रहे। उन्होंने किया क्या? एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बॉक्स को बनाया। इस तरह से एक बॉक्स का निर्माण किया। ये बॉक्स बिल्कुल इस तरह की बनावट पर आधारित था। बीच में एक गोल बक्सा था। मतलब यूं समझिए कि एक शीशे का बना हुआ बॉक्स था, साइड से लकड़ियां और ऊपर शीशा लगा हुआ था। यहां से क्या किया गया? एक व्यवस्था बनाई गई जहां से इसे दाना प्रस्तुत किया जा सके। इसी दाना को इन्होंने क्या कहा? रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे एक कुछ अपना व्यवस्था बना के रखा गया था बॉक्स के अंदर कि यहाँ से एक दाना को अंदर प्रस्तुत किया जा सके। और यहाँ एक तरफ दीवार पर ऐसे कुछ खुरदुरे निशान बना दिए गए थे। देख रहे हैं ना? कुछ खुरदुरे निशान बना दिए गए।
अब कबूतर को इसके अंदर डाला गया। करना क्या था कि कबूतर को यहाँ क्लॉकवाइज मूव करने के लिए सिखाना था कि ये कबूतर अंदर कैसे मूव करेगा। कबूतर को अंदर डाला गया। अंदर डालने के बाद जैसे होता ना, बॉक्स के ऊपर से ऐसे नॉक करके टक टक नॉक किया गया तो कबूतर दौड़ के इधर आया, फिर नॉक किया गया तो यहाँ आया, फिर नॉक किया गया। तो कबूतर करता क्या था ये समझने की जरूरत है कि जब ये अंदर घुसा तो ये जो दीवार है चारों तरफ से लकड़ी की दीवार बनी हुई है, इस दीवार पर हर जगह चोंच मार रहा था, सभी जगह चोंच मार रहा था ताकि वो बाहर निकल सके, जबकि ऐसी कोई व्यवस्था उसके निकलने की नहीं थी। ऊपर का बॉक्स खोल के उसको अंदर डाल दिया गया। अब इस दीवार पर मारने से वो बाहर तो नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ऐसे हर जगह मारते हुए, चोंच मारते हुए, वो जब इस खुरदुरे स्थान पर एक बार चोंच मारेगा तो एक दाना अंदर आएगा। हर जगह बॉक्स पर चोंच मारने से उसे दाना प्राप्त नहीं होता है। तो उस दौरान क्या करता है वो कि जब वो चल के आता है लेकिन यहाँ इस खुरदुरे स्थान पर चोंच मारेगा, या एक बार उसको टच करके दिखाया गया कि यहाँ अगर तुम चोंच मारोगे तो हम तुम्हें री इन्फोर्समेंट देंगे, जो कि एक दाने के रूप में है। कोई भी दाना हो सकता है, मक्के का, गेहूं का, या किसी भी चीज का, चावल का दाना, जो वो खा सकता है। ऐसा ही हुआ। अब जब एक बार कबूतर मूव करके आया सभी जगह चोंच मारते हुए, अब सब जगह मारने से तो मिला नहीं, जब इस खुरदुरे स्थान पर उसने चोंच मारा एक दाना अंदर मिला, दाने को खा लिया क्योंकि कबूतर भूखा था। अब दूसरी बार क्या किया इसने, प्रोसेस को फिर आगे बढ़ाया, हर जगह मारते गया, 2-3 बार उसने सभी जगह चोंच मारे, लेकिन फाइनली उसे ये एहसास हुआ कि हर जगह चोंच मारने से नहीं मिल रहा है, बिल्कुल इस डॉट वाले स्थान पर जब हम चोंच मार रहे हैं उसी सेकंड में दाना आ जा रहा है, मतलब मारे और टक से दाना आ गया। तो ये समझ गया कि हर जगह चोंच मारने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ चोंच मारेंगे तभी दाना मिलेगा। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि एक जगह खड़ा होकर चोंच मारने लगे, ऐसा नहीं था। जब एक जगह खड़ा होकर कई बार मारे तो नहीं मिलता था, तो फिर चल के आया मूव करके क्लॉकवाइज, और मूव करके आने के बाद यहाँ जब चोंच मारा तो दाना मिल गया। अब कबूतर ऐसी गतिविधि बार बार होने की वजह से ये सीख गया कि मुझे इसमें इस तरह चल के आना है, और चल के आने के बाद यहाँ चोंच मारेंगे तो एक दाना प्राप्त होगा। पूरे सिद्धांत में इतनी ही बातें हैं। तो जरा सा 2 लाइन नोट करेंगे कि इनका एक्सपेरिमेंट किस प्रकार का था। 2 लाइन में क्या नोट करके लिखेंगे, प्रमुख बात क्या है वो बात करते हैं। लिखेंगे, स्किनर ने अपने सिद्धांत में रीइंफोर्समेंट को सबसे महत्वपूर्ण माना। स्किनर ने अपने सिद्धांत में रीइंफोर्समेंट यानी कि पुनर्बलन को सबसे महत्वपूर्ण माना। इनका मानना था कि पुनर्बलन सीखने के लिए जोश और उत्सुकता उत्पन्न करती है। इनका मानना था कि पुनर्बलन सीखने में यानी अधिगम में जोश और उत्सुकता उत्पन्न करती है, यानी कि आपको मोटिवेट कर देती है चीजों को सीखने के लिए। कब, जब आप प्रॉपरली रीइंफोर्स करते हैं तब ऐसा होता है। अब जब पूरे सिद्धांत में सबसे ज्यादा जरूरी क्या मिला, रीइंफोर्समेंट। यही है कि जब ये दाना मिल रहा था तभी वो चल के आ रहा था, दाना देना बंद, चलना फिरना भी बंद। एक्ट क्यों करे, आप भी सीटेट में मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह के रीइंफोर्समेंट आपके दिमाग में है, उत्सुकता बढ़ी हुई है कि अगर एक बार सीटेट क्वालिफाई कर ले तो फिर उसके माध्यम से हम शिक्षक आसानी से बन सकते हैं अलग अलग फील्ड में। सीटेट के बाद या तो केवीएस के क्षेत्र में जाते हैं आप, या डीएसएसबी की तरफ जाते हैं, या बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बनने के लिए आप कार्य कर सकते हैं।